Hello students, we have completed our first chapter up to evaporation. Okay, so today I am making our last video for this chapter, matter in our surrounding. So we will continue from factors affecting evaporation. See, हमारे सामने एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.14, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें इसके फैक्टर्स समझाना चाहती हूँ. उसके बाद क्या है, तुम्हें एक्टिविटी क्लियरली समझ में आ जाएगी अपने आप. देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन का मतलब क्या है कि इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाली चीज़, मतलब इवापोरेशन किस चीज़ से कम हो रहा है, किस चीज़ से बढ़ रहा है. क्या ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर है या प्रेशर है या एरिया है जो हम बढ़ा दें तो इवापोरेशन ज़्यादा हो जाए, या जो हम घटा दें तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है. ठीक है, सो हमें ये देखना है कि रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ कैसे होती है. ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन तब इंक्रीज़ होती है जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है. सरफेस एरिया का मतलब है, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लें, लाइक हम एक टेस्ट ट्यूब में पानी लें, ठीक है, और एक हम डिश में इतनी फैली हुई कटोरी में पानी लें, तो पानी इवेपोरेट जल्दी कहाँ से होगा? इधर से. क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया है, ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो यहाँ से ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा. इसको हम सीधे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. इसके मैं नोट्स तुम्हें अलग से अभी भेजूंगी थोड़ी देर बाद, सो उससे तुम्हें बेटर नोट्स बनाने के लिए बेटर मिल जाएगा और कंटेंट भी कम है उसमें. सो वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी. क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इस तरह से. एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स, हाँ, हम कपड़े सुखाते हैं. कपड़े सुखाने के टाइम पे हम कपड़ों को ऐसे इकट्ठा करके नहीं रखते ना, पूरा उसको खोल के रखते हैं. जब हम उसे खोल के रखते हैं तो हम उस क्लोथ का क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं. इसीलिए तो कपड़े इकट्ठे, अगर आप ऐसे मोड़ के कपड़े रखोगे तो बिल्कुल नहीं सूखेंगे, लेकिन अगर आप खुले कपड़े रखोगे तो आराम से सूख जाएंगे. सेकेंड है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अगर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब गर्मी ज़्यादा होगी तो जल्दी पानी उड़ेगा. पता है, प्यास ज़्यादा लगती है, हमारी बॉडी को भी प्यास ज़्यादा लगती है, नदियाँ सूखती हैं, बाहर सूखा पड़ा रहता है. क्यों? गर्मी में. क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया. ईजी है. क्यों? इंक्रीज हुआ टेम्परेचर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इनफ एनर्जी मिल गई, क्या होने के लिए? ऊपर उड़ने के लिए, वेपर स्टेट में जाने के लिए. तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. थर्ड हमारा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? उमस. ये जो उमस होती है, जो उमस का मतलब क्या है? चिपचिपाहट. तो बॉडी, ये जो एरिया में, सरफेस एरिया में, एनवायरनमेंट में जो ये ऐसे चिपचिपाहट और ये ऐसा रहता है एरिया, तो उस टाइम पे उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं. अगर वो ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन कम हो जाता है. ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. वाटर वेपर मतलब जो नमी है एयर में, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट. हमारे आसपास की एयर ज़्यादा एयर को नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, ज़्यादा एयर नहीं होल्ड कर सकती है, ठीक है, वाटर वेपर को. इफ़ अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा. अगर ऑलरेडी सराउंडिंग में नमी है तो वाटर वेपर में, वो वाटर जो है वो वेपर में जाएगा ही. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एयर में इतनी नमी है, तो ऊपर उसका जाने का सवाल ही नहीं है. सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी. ये इन्वर्सली का साइन है, मतलब इवेपोरेशन बढ़ेगा अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन घटेगा. ध्यान रखना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अलग अलग चीज़ें, अपोजिट्स हैं. ठीक है. एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. हवा अगर ज़्यादा तेज़ चलेगी तो क्या होगा? भाई हवा तेज़ चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं. ठीक है, कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा होगा, कपड़े जल्दी सूखते हैं. सही है, विंडी डेज पे. विद इंक्रीज इन स्पीड तो मतलब क्या हुआ? वाटर वेपर पार्टिकल्स जो है वाटर वेपर में जल्दी जल्दी हुए, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज हो जाता है सराउंडिंग में. तो इसका मतलब है इवेपोरेशन अगर बढ़ गया तो विंड स्पीड भी बढ़ेगी. ठीक है. अब हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. देखो, अगर इवेपोरेशन होता है ना तो उससे ठंडक मिलती है. ठीक है, ठंडक, उस जगह पे ठंडक हो जाती है. मैं इसका कॉमन एग्जांपल दे चुकी हूँ तुम लोग को. अगर स्कूटी, बाइक, कहीं पे भी अगर सीट गर्म हो जाती है, गर्मी में हम कर सकते हैं, गर्म हो जाती है तो हम उस पर पानी डाल देते हैं. पानी से क्या है? फटाफट पानी उड़ जाता है और फिर उस जगह को वो ठंडा कर देता है. बहुत ईजी था समझने के लिए.
देखो, हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, कैसे कूलिंग करता है। एक ओपन वेसल लिया, मतलब एक ओपन कंटेनर लिया, लिक्विड रखा, इवापोरेट होता गया, पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी और ऊपर तक पहुंच गए, ठीक है। फिर दिस एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। अब जो ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, किसी कोई चीज़ एब्जॉर्ब करता है, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ठंडा हो जाएगा। सो हियर हम पढ़ेंगे क्या होगा व्हेन यू पोर सम एसीटोन। देखो, नेल पेंट लगाने वाले अगर नेल पेंट लगा रहे हैं अपने हाथों पे तो ठंडा ठंडा सा लगता है, स्पिरिट लगती है तो भी ठंडा ठंडा सा लगता है, ठीक है। स्पिरिट हो गया, नेल पेंट हो गई, एसीटोन और ऐसे बहुत सारे आते हैं केमिकल्स। हम अगर हमारी पाम पे लगा रहे हैं तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है पाम से, ठीक है, और सराउंडिंग से, एंड उसमें इवापोरेशन होने के बाद हमारी जो पाम है, मतलब हमारा जो ये हाथ है, ये पाम एरिया, तो इसको क्या होगा, कूल फील होगा। एक हॉट सनी डे के बाद हम वाटर रूफ टॉप पे, मतलब छत पे अगर हमें कभी सोना हो तो हम उसको एक बार पानी से ऐसे कर देते हैं, गीला कर देते हैं, ताकि क्या है वो उड़ जाए पानी, और उड़ने के बाद क्या होता है, ठंडा ठंडा हो जाता है, ठीक है। बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जो लिक्विड को वेपर में चेंज करने में जो एनर्जी होती है वो सरफेस को क्या कर देती है, कूल कर देती है। अब तुम कुछ और एग्जाम्पल्स सोचना, ठीक है, जो कि तुम्हें डेली लाइफ से समझ में आए। सो वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्यों पहनते हैं, क्यों, पता है ना, ज़्यादा पसीना आता है। वी परस्पायर मोर, मतलब स्वेटिंग, परस्पायर मतलब पसीने ज़्यादा आते हैं, ठीक है, बॉडी के मैकेनिज्म की वजह से, ताकि बॉडी को कूल रखे, बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी है और पसीने आ गए तो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए होते हैं। तो उससे क्या होता है, कॉटन क्लोथ है, जल्दी एब्जॉर्ब करेगा पसीनों को और वो इवापोरेट होंगे और हमें थोड़ा सा ठंडक फील होगी, ठीक है। ये पूरे बॉडी, ये पूरे एग्जाम्पल उसी को दे रखा है, उसी के ऊपर है। Why do we see droplets on the surface, outer surface of a glass containing ice cold? देखो, कुछ आइस कोल्ड ली वाटर टम्बलर में, मतलब एक ग्लास में आइस कोल्ड ली, आइस क्यूब्स लेने के बाद ड्रॉपलेट्स में हम बाहर की तरफ देखेंगे कि काफ़ी सारे वेपर प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ही वो कंटैक्ट में आते हैं बाहर के और कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के, क्यों, वो अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। मतलब जो बाहर सराउंडिंग में वाटर वेपर है वो अपनी एनर्जी को लॉस करके और वाटर ड्रॉपलेट्स, ऐसे ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ओके, हियर इज द क्वेश्चंस फॉर यू एंड द लास्ट थिंग फॉर यू इज, मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ बता रही थी कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बट मैंने फिर उस टाइम तुम्हें कहा था कि 3 ही तुम्हें एक्सप्लेन करने हैं, यहाँ बुक में तुम्हें 2 और एक्सप्लेन किए गए हैं, जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ में। देखो, 4th मैटर ऑफ स्टेट होता है प्लाज्मा और 5th मैटर स्टेट होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 4th मैटर स्टेट का मतलब है, ये स्टेट क्या है, कई साइंटिस्ट की देखी हुई है, जैसे सुपर एनर्जेटिक, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत एक्साइटेड पार्टिकल्स हो। एक्साइटेड पार्टिकल्स कब होते हैं, जब कोई पार्टिकल पड़ा है, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम गैस पड़ी है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, तो उसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत एनर्जी लेके इधर उधर घूमने लगेंगे। ये पार्टिकल कैसे हो जाते हैं, आयनाइज्ड गैस में हो जाते हैं। आयनाइज्ड मतलब आयन फॉर्म में हो जाते हैं। सी, अगर ये हाइड्रोजन है तो ये गैस है, इसके ऊपर हम प्लस साइन मार्क करके लिखते हैं तो ये होता है आयन फॉर्म, ओके। तो द फ्लोरेसेंट ट्यूब, जैसे जो लाइट वाली ट्यूब्स होती हैं, बल्ब्स होते हैं, उनमें प्लाज्मा होता है। नियॉन साइन बल्ब, नियॉन गैस प्रेजेंट होती है उनमें, और जो भी गैस प्रेजेंट होती है उसके हिसाब से उसका कलर कॉम्बिनेशन शो करता है। स्टार, सन, ये सब ग्लो करते हैं जस्ट बिकॉज इनमें प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट है और इनमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से ये सब ग्लो करे जाते हैं। लास्ट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 में एक इंडियन फिजिस्ट, एक सत्येंद्र नाथ बोस ने ये कुछ कैलकुलेशन से 5th स्टेट ऑफ मैटर निकाला था। अब इनकी कैलकुलेशन के ऊपर एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी प्रेडिक्ट किया, मतलब एक नया स्टेट ऑफ मैटर को सपोज करके बताया, ये कैलकुलेशन से बताया कि जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पहले ये सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन दोनों ने मिलके इसको निकाला था। 2001 में एरिक ए कॉर्नवेल, वोल्फगैंग केटलर एंड कार्ल ए वाइसमैन ऑफ यूएसए रिसीव्ड, इन्होंने एक नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था, क्या करने के लिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के ऊपर। Beck is formed by cooling a gas of extremely low density about 1/3,000। अब ये इतनी लो डेंसिटी को लेके, डेंसिटी नॉर्मल एयर की डेंसिटी से भी बहुत कम को लेके उसे उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इसको देखा कि ये 5th स्टेट ऑफ मैटर पे एक अलग स्टेट दिखा रहा था, ठीक है।
अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तुम्हें मैं क्लासेस में भी दे दूँगी और कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस बना के दे दूँगी और नोट्स बना के दे दूँगी. सो यू विल गेट दिस. इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और व्हाट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और उन्होंने किसने ये दिया था. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. सो यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क. ये सब पढ़ लेना, एक बार रीच कर लेना. कोई भी शब्द में कोई भी मीनिंग कुछ भी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रॉम मी पर्सनली और इन अ ग्रुप. ओके, सो ये सब ग्रुप एक्टिविटीज़ जो भी इस बुक में लिखा हुआ है, इस चैप्टर में लिखा हुआ है, जो भी यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है उसके रिगार्डिंग तुम सब कुछ भी पूछ लेना. ओके, ये सेल्सियस स्केल से केल्विन में और केल्विन स्केल से सेल्सियस में बताया गया है. एक मैं सेल्सियस को केल्विन में सिखाना, मैंने केल्विन से सेल्सियस में सिखाया था कि 273.16 कितनी वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब अगर 293 है तो क्या करेंगे हम, इसमें इसका केल्विन में चेंज, सेल्सियस में स्केल में चेंज करना है. तो क्या करेंगे, 273 को 20 प्लस करेंगे तो 293 आएगा ना. तो उससे क्या होगा, मतलब क्या है सेल्सियस डिग्री, 20 डिग्री है. तो इसका मैं तुम्हें एक वो दे दूँगी फॉर्मूला. सो यू कैन ईजिली राइट दिस इन योर नोटबुक्स. आई विल सेंड यू टुडे ओनली. फिर तुम अपना होमवर्क स्टार्ट कर लेना और मुझे ये चैप्टर 2 दिन बाद चेक करवा देना. ओके, थैंक यू.